जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे LU BEd क्लासेस में स्वागत है। आज मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग BEd फर्स्ट सेमेस्टर का प्रथम इकाई पढ़ाने जा रही हूं, जिसमें मैं आप लोगों को सिलेबस तो कल हमने बता ही दिया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। आज मैं प्रथम इकाई में भी बता दे रही हूँ कि इसमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ेंगे, फिर मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। शिक्षा और मनोविज्ञान का अलग अलग अर्थ और परिभाषा देखने के बाद हम शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ेंगे। फिर शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, क्षेत्र तथा उद्देश्य पढ़ेंगे। मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान और शिक्षा का मनोविज्ञान में क्या योगदान रहा है उसको देखेंगे। अभिवृद्धि तथा विकास, अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, इनमें अंतर देखेंगे। बाल्यावस्था, किशोरावस्था और व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा क्या होती है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें मानव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सीखता रहता है। कुछ भी जहाँ से वो कहीं से भी जहाँ से उसको ज्ञान मिलता है, हर जगह से सीखता रहता है। हर क्षेत्र में जिस जगह वो जाता है कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम जान लेते हैं कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना या विद्या प्राप्त करना। सीखना या विद्या प्राप्त करना शिक्ष धातु से हुई है। यह शिक्ष है, शिक्षा से ही शिक्ष बना है, जिसका अर्थ है सीखना या विद्या प्राप्त करना। विद्या का अर्थ भी हम सीखने में ही लगाते हैं। विद्या शब्द का प्रयोग शिक्षा के अर्थ में ही किया जाता है। विद्या शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानने वाला। जानने वाला कौन होता है? जानने वाला विद्वान होता है। जो सब कुछ जानता है उसे विद्वान कहते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि विद्वान भी विद शब्द से ही बना होगा। तो विद्वान शब्द विद से ही बना है, जिसका अर्थ है जानने वाला। अब हम देखते हैं कि विद्या और शिक्षा क्या होती है। विद्या क्या होती है और शिक्षा क्या होती है, इनमें अलग अलग अंतर क्या होता है। तो विद्या से तात्पर्य किसी विशिष्ट ज्ञान में पूर्णता या दक्षता प्राप्त करना है, जबकि शिक्षा से तात्पर्य ज्ञान के समग्र रूप से है। समग्र रूप मतलब संपूर्ण, जो विश्व में जितना भी कुछ है, जो हम देखते हैं सुनते हैं, वो सब शिक्षा के अंतर्गत आता है, उसी को समग्र रूप कहते हैं। और विद्या क्या है? विद्या एक विशिष्ट योग्यता है, जिसमें हम किसी विशिष्ट ज्ञान में दक्ष होते हैं तो उसे विद्या कहते हैं। जैसे कि आप लोग BEd कर रहे हैं तो उसमें आप लोग BEd एक विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट योग्यता प्राप्त कर रहे हैं। काहे के लिए प्राप्त कर रहे हैं? मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राप्त कर रहे हैं। ये आप लोगों की BEd करना एक विशिष्ट योग्यता है। आपने कौन सी विद्या ग्रहण की है, जब कोई पूछेगा आपने कौन सी डिग्री हासिल की है, तो आप लोग बताएंगे कि हमने BEd किया है। तो इसका मतलब हुआ कि हम किसी एक विद्या को प्राप्त कर चुके हैं, वो हमारी विद्या है BEd करना। और शिक्षा क्या है? शिक्षा से तात्पर्य है, शिक्षा हर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से मृत्यु तक बालक छोटा होता है, जब उसका जन्म होता है तभी से वो सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन पर्यंत सीखता रहता है। अपने जितना वो बड़ा होता जाता है, बढ़ता जाता है, उसका विकास होता जाता है, वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो उसी को हम शिक्षा कहते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अंग्रेजी में एजुकेशन कैसे बना है? अंग्रेजी में शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द ई और ड्यूको दो शब्दों से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है आंतरिक यानी अंदर, और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना, अर्थात आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना या विकसित करना। तो एजुकेशन का अर्थ हुआ आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना या विकसित करना। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है, आत्मज्ञान एवं विराट पुरुष का ज्ञान करना ही शिक्षा है। आत्मज्ञान मतलब कि हमारे अंदर जितनी भी योग्यताएं हैं, विशिष्ट योग्यताएं हैं, उनको दूसरे पुरुषों के साथ प्रकट करना, वो हमारा आत्मज्ञान है। और विराट पुरुष मतलब कि हमें कितना ज्ञान है, हमारा हृदय कितना विशाल है, उसमें कितना हमने शिक्षाएं ग्रहण की हैं, वो विराट पुरुष हो गया। तो श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, आत्मज्ञान और विराट पुरुष का ज्ञान करना ही शिक्षा है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देखने के बाद अब हम देखेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा है। अर्थात जो संकुचित शिक्षा होती है वो निश्चित समय के लिए होती है। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो संकुचित शिक्षा होती है। इसमें शिक्षा देने वाला शिक्षक, शिक्षा ग्रहण करने वाला शिक्षार्थी, शिक्षण सामग्री, हमारा पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन और समय, सब कुछ इसमें निश्चित होता है। इसी को हम औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। अर्थात संकुचित शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ये हमारे निश्चित समय, ये शिक्षा जो हम
ग्रहण करते हैं ये एक निश्चित समय के लिए होती है, यह जीवन पर्यंत नहीं चलती है। इसका एक समय होता है कि हमें कब से पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है, इसका एक निश्चित समय होता है। उसी को हम संकुचित शिक्षा कहते हैं। संकुचित का अर्थ होता है छोटा रूप। तो ये शिक्षा एक निश्चित समय में पूर्ण की जाती है। अब हम एक परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषाओं का इसमें बड़ा महत्व है। परिभाषाएं एग्ज़ाम में परिभाषाएं जब हम लिखेंगे तो उसमें हमें नंबर बहुत बढ़िया मिलते हैं। तो परिभाषाएं आप लोग याद कर लेना। एक परिभाषा लिखी है ड्रेबर के अनुसार। ड्रेबर ने संकुचित अर्थ में शिक्षा को बताया है कि इसे संकुचित शिक्षा को औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। औपचारिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों के ज्ञान, चरित्र व व्यवहारों को एक निश्चित दिशा तथा रूप प्रदान किया जाता है। अर्थात औपचारिक या संकुचित शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक का जो ज्ञान होता है और बालक के ज्ञान और उसका चरित्र और व्यवहार को एक निश्चित दिशा, यानी उसको किस दिशा में ले जाना है, उसको क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है और क्या आगे बनाना है, तो मतलब कि निश्चित दिशा एक होती है और उसको एक निश्चित आकार या रूप भी प्रदान किया जाता है। तो उसी को हम औपचारिक शिक्षा या संकुचित शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ देखने के बाद अब हम शिक्षा का विस्तृत अर्थ देखते हैं। विस्तृत अर्थ मतलब कि विशाल। इसके अंतर्गत बालक घर, विद्यालय, समाज, पड़ोस, पर्यावरण आदि द्वारा जो सीखता है, अनुभव करता है, प्रेरणा प्राप्त करता है, वो सब कुछ शिक्षा में ही आता है। इसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का जो संकुचित अर्थ था उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं और शिक्षा के विस्तृत अर्थ को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा, ये शिक्षा जो विस्तृत शिक्षा है, इसमें बताया गया है कि बालक इसमें जन्म से मृत्यु पर्यंत तक सीखता रहता है। इसका अर्थ हुआ कि यह शिक्षा बहुत विस्तृत होती है। इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है। जो कुछ भी वो सीखता रहता है सब कुछ विस्तृत शिक्षा के ही अंतर्गत आता है। मैकेंजी के अनुसार एक परिभाषा है, अनौपचारिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव ज्ञान भंडार में वृद्धि करती है। मैकेंजी ने बताया है कि जो ये शिक्षा का जो विस्तृत अर्थ है, अनौपचारिक शिक्षा, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जीवन पर्यंत मतलब कि जन्म से लेकर मृत्यु तक संपूर्ण जीवन चलती रहती है प्रक्रिया और जीवन के प्रत्येक अनुभव ज्ञान तथा भंडार में वृद्धि करती है। जीवन में हमें जितने भी अनुभव प्राप्त होते हैं, हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो सब हमारे अंदर भंडार के रूप में भरती रहती है यह शिक्षा। शिक्षा का अर्थ देखने के बाद हम शिक्षा की प्रकृति देख लेते हैं। प्रकृति मतलब विशेषताएं। शिक्षा की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, ये हमने एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को सिखाने का प्रयास किया है। ये बीच में हमारी शिक्षा है और इसके आसपास ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ये शिक्षा के अंतर्गत घूमती रहती हैं। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये आप जन्म से ही सुनते आ रहे होंगे, जब से मतलब कि आप लोग समझ चुके होंगे कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो बालक जब जन्म लेता है तो समाज में रहकर ही जन्म लेता है और समाज में ही वो पलता बढ़ता, उसका विकास होता है। तो हमने पहले प्रारंभिक शिक्षा जो प्राप्त होती है वो हमें समाज से ही प्राप्त होती है। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में हमारा घर, परिवार, पास पड़ोस, पर्यावरण, ये सब शामिल होता है। हमें जो कुछ भी सीखने को प्रारंभिक समय में जो कुछ सीखने को मिलता है उसी के अंतर्गत समाज आता है। छोटे बालक जो होते हैं वो अपने मंडली में सीखते रहते हैं। जो खेलने जाते हैं उसमें वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। लड़ाई झगड़ा भी कर देते हैं, उससे भी वो ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हमें इनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें प्यार करना चाहिए, आपस में सद्भावना बनाए रखनी चाहिए। यह सामाजिक प्रक्रिया है। समाज एवं व्यक्ति दोनों के लिए शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो समाज में परिवर्तन लाता है। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा हम समाज को बदल सकते हैं। फिर दूसरा है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील मतलब कि निरंतर चलती रहती है, शिक्षा कभी रुकती नहीं है। तो वही बताया गया है कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, मतलब कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो शिक्षा प्रक्रिया अनवरत रूप से जीवन पर्यंत चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। व्यक्ति सदैव कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त करता ही रहता है और इन्हीं अनुभवों से वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। शिक्षा कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो
किसी निश्चित अवधि अथवा विद्यालय जीवन में समाप्त ही हो जाए। जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है वो एक निश्चित समय के लिए होती है, लेकिन ये जो शिक्षा है वो हमें जीवन पर्यंत निरंतर चलती रहती है। जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वो सीखता रहता है। तो शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। फिर शिक्षा है आत्म अनुभूति की प्रक्रिया। आत्म अनुभूति मतलब कि हमें क्या अनुभूति कराती है कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारी क्या क्या हमारा व्यक्तित्व हो सकता है। ये आत्म अनुभूति की प्रक्रियाएं हैं, जिसमें कहा जाता है कि बालक में अंतर्निहित शक्तियों का विकास मात्र शिक्षा नहीं है, बल्कि उनका सर्वांगीण और पूर्ण विकास ही शिक्षा है। आधुनिक युग में जब से शिक्षा में मनोविज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है, तब से बालक में अंतर्निहित शक्तियों पर अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है। अर्थात पहले शिक्षा केवल शिक्षा ही थी। जब से पहले मनोविज्ञान दर्शन का रूप था, तब शिक्षा में इसको नहीं शामिल किया जाता था, लेकिन जब से शिक्षा में मनोविज्ञान को शामिल कर लिया गया है, तब से बालक में अनेक प्रकार की शक्तियों का विकास हुआ है, जिसमें उनको शिक्षक बाह्य और आंतरिक ज्ञान भी प्रदान करते हैं। तीसरा है हमारा शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। तो प्रत्येक बालक व्यक्ति कुछ जन्मजात शक्तियों और सद्भावनाओं को लेकर जन्म लेता है। बताया गया है कि बालक व व्यक्ति जब जन्म लेता है तो अपने अंदर विभिन्न प्रकार की शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। सामाजिक वातावरण में बालक की उन शक्तियों का विकास होता है। बालक के अंदर जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, जब वो समाज में आता है, घर परिवार में आता है, तब उन शक्तियों का विकास होता है। ऐसा नहीं है कि वो एक किनारे बैठ गया और समाज और परिवार से नहीं मिला, एकांत में बैठ गया तो उसकी शक्तियों का विकास नहीं हो सकता है। जब वो आपस में समाज और पर्यावरण से मिलेगा, तब उसके अंदर जितनी भी जन्मजात शक्तियाँ हैं उनका विकास होगा। समाज में रहते हुए उसे अनेक नए नए अनुभव प्राप्त होंगे और उन अनुभवों से वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करके अपना विकास करता है। तो शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। फिर हमारा पांचवा पॉइंट है शिक्षा आत्म अनुभूति की प्रक्रिया है। शिक्षा आत्म अनुभूति की प्रक्रिया है। मनुष्य तथा बालक अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं। कुछ व्यक्ति अपने अनुभवों से लाभ उठाकर अपने व्यवहार का परिमार्जन भी कर लेते हैं तथा नई नई क्षमताओं से कौशलों का विकास भी कर लेते हैं। यही हमारी शिक्षा है, आत्म अनुभूति की प्रक्रिया। शिक्षा हमें हमारी जितनी भी अंतर शक्तियाँ हैं उनकी आत्म अनुभूति कराती है और हमें नए नए अनुभवों को भी सिखाती है। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी प्रक्रिया है। एडम स्मिथ ने बताया है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा के 3 अंग इसमें शामिल होते हैं। त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षा के 3 अंग शामिल होते हैं, जिसमें एक शिक्षक और एक बालक तथा तीसरा पाठ्यक्रम भी शामिल है। शिक्षा में पाठ्यक्रम का भी बहुत महत्व होता है, जिसमें पाठ्यक्रम को भी शामिल किया गया है। शिक्षक शिक्षा देता है और शिक्षार्थी अर्थात बालक शिक्षा को ग्रहण करता है, और पाठ्यक्रम जो कुछ भी शिक्षक देता है और जो शिक्षार्थी ग्रहण करता है वो हमारा पाठ्यक्रम होता है। तो शिक्षा में शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम का बहुत महत्व है। तो ये हमने देखी शिक्षा की प्रकृति, ये हमारी शिक्षा की प्रकृति है। इन पॉइंटों को याद कर लीजिएगा आप। शिक्षा का अर्थ और परिभाषा देखने के बाद अब हम देखेंगे मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा। मनोविज्ञान शब्द मन, धन, विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है। मनोविज्ञान शब्द को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक यानी यूनानी भाषा के साइकी और लोगस 2 शब्दों से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा तथा लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। इस प्रकार साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन करना। अर्थात मनोविज्ञान में हम मन का अध्ययन करते हैं, अर्थात आत्मा का अध्ययन करते हैं। आत्मा रूपी अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान मन और धन 2 शब्दों से मिलकर बना है। यह हिंदी में है और अंग्रेजी में साइकी, धन, लोगस 2 शब्दों से मिलकर बना है। मनोविज्ञान के विकास क्रम में विभिन्न प्रकार का विकास क्रम रहा है, जो वर्तमान में आज मनोविज्ञान ने व्यवहार का विज्ञान ग्रहण कर लिया है। तो मनोविज्ञान के विकास क्रम में हम देख लेते हैं कि मनोविज्ञान ने कौन कौन से विज्ञान को अपनाया, जिसमें मनोविज्ञान आज शिक्षा में अपना स्थान बना चुकी है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कहलाया। सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि पहले जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा में नहीं था। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का विषय था। पहले प्राचीन समय में मनोविज्ञान को दर्शन में हम लोग पढ़ते थे।
जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन में रखा था। दर्शन शास्त्र अब आपका एक अलग विषय हो गया है और मनोविज्ञान ने दर्शन शास्त्र से अपने आप को अलग कर लिया। अब यह एक स्वतंत्र विषय बन गया है। जो एक सब्जेक्ट बना शैक्षिक मनोविज्ञान, वही आज हमारा शिक्षा और मनोविज्ञान से बना है शैक्षिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के विकास क्रम में सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपने आप को आत्मा का विज्ञान कहना शुरू किया। तो आत्मा के विज्ञान में हम देखते हैं कि आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन कौन से वैज्ञानिक हैं और ये कैसे आत्मा का विज्ञान बना। तो आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान पहले आत्मा का विज्ञान था। अरस्तु के समय मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक विषय था। जैसा कि हमने बताया कि मनोविज्ञान पहले एक दर्शन शास्त्र का विषय था और धीरे धीरे मनोविज्ञान ने अपने आप को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया। इसी से मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी एक अलग विषय बना और उस समय इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। प्राचीन काल में जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का विषय था तब इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। इसको मानने वाले प्रमुख दार्शनिकों में अरस्तु, डेकार्टे और प्लेटो थे। लेकिन 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान ने ये स्वरूप अस्वीकार कर दिया। विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि ये आत्मा क्या होती है, आत्मा का रूप, आकार, रंग कैसा होता है, आत्मा कहाँ से आती है। तो मनोवैज्ञानिकों ने यह कहना अस्वीकार कर दिया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, इसको कोई और रूप दिया जाए। तो 16वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया। फिर मनोविज्ञान ने धीरे धीरे विकास क्रम चलता रहा। फिर मनोविज्ञान ने अपने आप को मस्तिष्क का विज्ञान कहना प्रारंभ किया। फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान, 17वीं शताब्दी में इसे मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान ने आत्मा को अस्वीकार कर दिया आत्मा का विज्ञान कहने से। फिर 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान मस्तिष्क का विज्ञान बना। इसको मानने वाले प्रमुख दार्शनिक में पोम्पोनाजी थे। पोम्पोनाजी एक महान दार्शनिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा। मन का स्वरूप आत्मा की तरह निश्चित नहीं है। यह भी 17वीं शताब्दी के बाद यह भी अस्वीकार किया जाने लगा कि आत्मा की तरह मस्तिष्क या मन का भी कोई आकार, स्वरूप, रंग निश्चित नहीं है। ये मन क्या होता है, इसका जन्म कहाँ से होता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने यह भी मानने से इनकार कर दिया कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान हो ही नहीं सकता। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान और मन या मस्तिष्क का विज्ञान को अस्वीकार करने के बाद मनोविज्ञान ने अपने आप को चेतना का विज्ञान स्वीकार किया। विभिन्न दार्शनिकों ने बताया कि 19वीं शताब्दी में बताया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। चेतना के विज्ञान को मानने वाले मनोवैज्ञानिकों में विलियम वुंट, विलियम जेम्स और विलियम जेम्स सूली थे, जिन्होंने बताया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। लेकिन आत्मा का विज्ञान और मस्तिष्क का विज्ञान कहने से चेतना का विज्ञान को उसी प्रकार से अस्वीकार कर दिया गया जिस प्रकार से आत्मा का विज्ञान और मस्तिष्क का विज्ञान अस्वीकार किया गया। इसमें मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि चेतना एक अपूर्ण शब्द है। चेतना कोई पूर्ण शब्द नहीं है। चेतना क्या होती है? मनुष्यों में अचेतन और अर्धचेतन भी दो प्रकार के और भी मन होते हैं। तो इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। 19वीं शताब्दी के बाद चेतना के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया गया। फिर धीरे धीरे मनोविज्ञान का स्वरूप बढ़ता रहा और उसका विकास होता रहा। बाद में 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कहलाया, जो वर्तमान समय में प्रचलित भी है। तो 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहना प्रारंभ किया। इसमें प्रमुख मनोवैज्ञानिक वाटसन, वुडवर्थ, मैकडूगल थे। वर्तमान समय में मनोविज्ञान ने व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान को ग्रहण कर लिया है, जिसमें आज आप लोग बीएड में मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहार विषय को शामिल करते हैं, जिसमें मनोविज्ञान का व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कहलाया, जो तब से आज तक उसी रूप में बना हुआ है। हाँ, तो मनोविज्ञान की हम अब परिभाषा देख लेते हैं। वुडवर्थ तथा स्किनर ने परिभाषाएं दी हैं। तो वुडवर्थ ने उसी प्रकार से बताया है जिस प्रकार से हमने मनोविज्ञान का विकास क्रम पढ़ा है। वुडवर्थ के अनुसार सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद अपनी चेतना त्यागी। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है।
अर्थात वुडवर्थ ने उसी प्रकार से अपनी परिभाषा दी है जिस प्रकार से मनोविज्ञान का विकास क्रम रहा है। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान और वर्तमान समय में व्यवहार का विज्ञान जारी है। स्किनर ने एक परिभाषा दी है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। जैसा कि बताया गया है, मनोविज्ञान व्यवहार को स्वीकार करता है, तो मनोविज्ञान व्यवहार और व्यवहार से ही हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, तो मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। हाँ तो दोस्तों, हमें उम्मीद होगी कि आप लोगों को शिक्षा तथा मनोविज्ञान का अलग अलग अर्थ और परिभाषा समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा।